डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अध्याय 4 चल रहा है आपका कार्यपालिका। और कल कार्यपालिका कहते किसे हैं, अलग अलग देशों की कार्यपालिका किस प्रकार उनका निर्माण होता है, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम भारत की जो कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कार्यपालिका का प्रथम जो संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक है। कहाँ इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, उनके क्या क्या काम होंगे, उनकी चुनाव पद्धति कैसे होगी, उनको पद से पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, वो स्वेच्छा से कैसे हट सकता है, इन समस्त प्रक्रियाओं को कहाँ समावेश किया गया है भाई? प्रश्न आता है कई बार, राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का प्रावधान देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक 10 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, इस अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ 52 में भाई? 52 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, है ना। अनुच्छेद 53 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, ये तो 52 के अनुसार था, 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है भाई? अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। यानी समस्त प्रकार के कानूनों का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करवाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा, मतलब अपने से नीचे वालों के द्वारा करवाएगा। अब इसका मतलब यह खुद नहीं करता ही, ये तो अधीनस्थ अधिकारियों को ही सौंप देता है। किसको सौंप देता है राष्ट्रपति? अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देता। अब अधीनस्थ अधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसको आप पढ़ रहे हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका के बाद में दूसरी कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका में आपने पढ़ा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। इसका मतलब क्या है? समस्त कार्यपालिका शक्तियों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा भाई? कौन करेगा बताओ? राष्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। ये बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये तो है उल्लेख हो गया, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। और 52 में तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। 52 में तो किसकी व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा, और स्वयं नहीं करेगा तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं निर्वाचन। अब हम किसकी बात करें भाई? निर्वाचन या चुनाव। ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन के अनुसार उसमें 2 अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद 54,
और एक अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने अनुच्छेद हैं भाई? 54 में लिखा हुआ है और 55 में लिखा हुआ है ना। तो देखो अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार 54 में क्या लिखा हुआ है? 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस या वह, प्लस लिख लो या वह लिख लो, एक ही बात है, वह निर्वाचित, वह राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यह है अनुच्छेद 54 के अनुसार। राष्ट्रपति के निर्वाचक लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा भाई? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा या निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दोनों सदनों के, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है एंग्लो इंडियन समुदाय के, वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेते, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य जो चुनता है, कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति एवं समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखने वाले 12 सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। न तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता वो भाग लेते हैं राज्यसभा के, और न लोकसभा के कितने सदस्य? 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के, ये दोनों ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके निर्वाचन की जो पद्धति है, ये तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बन गया कि भाई निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे। तो आप देखो इनकी निर्वाचन की पद्धति कौन सी है, प्रश्न आता है ये कई बार, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन है? तो देखो इसकी पद्धति है आनुपातिक, नोट कर लेना इसको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये किस पद्धति से चुनाव होगा? अब देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति कहते किसे हैं? कौन सी चीज है जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति कहते हैं? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में क्या होता है? सीधे जनता भाग नहीं लेती है, एक निश्चित व्यक्ति, जैसे आपने अभी सुना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, इनका मत मूल्य निकाला जाता है, इनका मत मूल्य निकाला जाता है, और मत मूल्य के हिसाब से एक वोट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। एक वोट कितने, मतलब एक वोट की वैल्यूएशन प्राप्त हो जाती है ना, एक वोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जितने वोट आएंगे उन सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा या जोड़ दिया जाएगा। जितनी सदस्य संख्या उनको क्या कर देते हैं भाई? इंक्लूड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके निर्वाचन की जो ये निर्वाचक मंडल में जो भाग लेने वाले सदस्यों के मत मूल्य निकालने से पहले हम कि राष्ट्रपति कैसी पद्धतियों में काम करता है, उसको हटाने की क्या प्रावधान है वो पढ़ लें, और उसके बाद इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो राष्ट्रपति कैसी स्थिति में इनका कार्यकाल देखो। सबसे पहले देखें हम कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है भाई?
राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पूर्व ये 3 परिस्थितियों में हट सकता है। सबसे पहले स्वयं लिखित त्यागपत्र, और ये त्यागपत्र किसको देता है? प्रश्न आता है कई बार, ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को। अपना लिखित पत्र उपराष्ट्रपति को दे दे तो हट सकता है। नंबर 2, स्वयं की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति पद से स्वतः ही हट जाएगा। मृत्यु हो गई तो अपने आप हट गया ना। और तीसरी स्थिति है इसकी महाभियोग। महाभियोग की पद्धति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 61 में। यानी राष्ट्रपति को पद से पदमुक्त करना है तो किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार। वो दुराचार में, कदाचार में, भ्रष्टाचार में यदि वो लिप्त पाया जाता है तो उस पर 14 दिन पहले उसे लिखित सूचना देनी पड़ेगी अपने 1/4 सदस्यों के द्वारा। 1/4 मतलब उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित करके राष्ट्रपति के पास सूचना भेजेंगे 14 दिन पहले कि आपने इस विषय में ये गड़बड़ काम किया है, दुराचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, कदाचार में लिप्त पाए गए हैं। ये सब सूचना उनको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति 14 दिन बाद में स्वयं उपस्थित हो सकता है सदन में। स्वयं उपस्थित नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, और दोनों ही काम नहीं तो भी सदन की कार्रवाई चलेगी। अब सदन के प्रत्येक मुद्दे पर जिन्होंने जो गड़बड़ की है उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। और विचार विमर्श होने के बाद क्या होगा? विचार विमर्श होने के बाद यदि विधेयक अपने उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक यदि पारित हो जाता है तो वह विधेयक किसमें भेजा जाएगा? राष्ट्र उसे द्वितीय सदन में, जैसे लोकसभा में चल रहा है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और यदि राज्यसभा में चल रहा है तो लोकसभा में वो विधेयक भेजा जाएगा। पहले सदन में पारित होने के बाद में दूसरे सदन में उस पर विचार मंथन दोबारा होगा, पूरी प्रक्रियाओं पर गहनता से विचार किया जाएगा, और विचार होने के बाद यदि दूसरा सदन भी अपने उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर दें, जिस दिन दूसरा सदन विधेयक को पारित करता है उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएगा भाई? पद मुक्त हो जाएगा। यह है महाभियोग प्रक्रिया, या राष्ट्रपति को पद से पदमुक्त करने की प्रक्रिया। ठीक है ना? ये थी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ये पद से पदमुक्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। तो आपने लोकसभा की जो योग्यताएं पढ़ी है ना, सेम वही योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, केवल एक योग्यता का अंतर है। तो एक बार इनकी योग्यता याद कर लोगे, सब जगह काम में आ जाएंगी। एक योग्यता का अंतर क्या है भाई बताओ? वो अंतर ये है एज का, उम्र का। बाकी सभी योग्यताएं समान है, किसी प्रकार का कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तो योग्यता पढ़ो, देखो राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहली सबको पता है भाई, भारत का नागरिक हो, यानी वह भारत का नागरिक हो। पहली है वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम कम से कम, ये लोकसभा के लिए कम से कम 35 वर्ष हो, या 35 वर्ष से अधिक कितनी भी हो सकती है, ऊपरी कोई सीमा नहीं है। ऊपर वो कितनी भी उम्र का है वो राष्ट्रपति बन सकता है। नंबर 3, वह किसी लोभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो।
नंबर 4, किसी न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया अथवा पागल, अब पागल आदमी चुनाव लड़के भी क्या करेगा, वो पागल घोषित न किया गया हो और संसद द्वारा जारी समय समय पर योग्यताओं को पूरा करता हो। ये हो गई भाई राष्ट्रपति की योग्यता। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए थे, क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति आपको पता ही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया। अभी हमने बात की राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति से होता है भाई। अभी आपने पढ़ा ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस मत पद्धति में होता क्या है भाई, कुल वेद मतों का क्या चाहिए, आधे से अधिक मत चाहिए। आधे से अधिक मतों की आवश्यकता होगी। यदि नहीं होगी तो, यदि कोई भी नहीं ले पाता है तो चाहे सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला को जीत घोषित नहीं होता, उसमें आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा लेने से कोई फर्क नहीं है, आधे से ज़्यादा नहीं हो तो इसमें क्या, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, ऐसे चुनाव होते हैं। जैसे देखो, मान लो A, B, C और D, ये 4 आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, 4 आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक जो सांसद है या एक विधायक जो है, उस विधायक को चारों को वोट देना पड़ेगा। जैसे मान लो राजस्थान की बात कर लें हम, तो राजस्थान के कितने विधायक हैं, 200 विधायक हैं। कितने विधायक हैं और सांसद कितने हैं, 25। तो ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। 200 विधायक भाग लेंगे और 25 सांसद भाग लेंगे। जैसे मान लो 200 में पहले ने इसे फर्स्ट वरीयता दी, इसको सेकंड वरीयता दी, इसको थर्ड वरीयता दी, इसको फोर्थ वरीयता दी। दूसरा आया, उसको सेकंड वरीयता दी, इसको फर्स्ट वरीयता दी, इसको थर्ड वरीयता दी, इसको फोर्थ वरीयता दी। ऐसे वरीयता क्रम में वो क्या करेंगे, 200 के 200 आदमी वोट डाल देंगे, सभी विधायक। जैसे इसको फर्स्ट दे दिया इन्होंने, इसको सेकंड दे दिया इन्होंने, इसको थर्ड दे दिया इन्होंने और इसको फोर्थ दे दिया इसी ने। अब कोई इसका मिलने वाला भी तो हो सकता है, तो इसको इसने फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया, इसको फोर्थ दे दिया। अपनी इच्छा अनुसार वोट देने का अधिकार होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति जो होते हैं वो पार्टियों से लड़े जाते हैं। तो जैसे कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस के जितने भी आधिकारिक उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के जितने भी सांसद और विधायक हैं, वो सब किसको डालेंगे, कांग्रेस के
कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति चुना जाना यानी उनकी सरकार होगी तो उनका चुना जाएगा, ऐसे निर्वाचक मंडल होता। अब सभी जो वोट पड़े इन सभी वोटों में फर्स्ट वरीयता देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी भाई? प्रथम वरीयता देखी जाएगी। प्रथम वरीयता में कौन? यदि प्रथम वरीयता में कुल वेद मतों का, जो वेद मत गिरे हैं उन वेद मतों का क्या जाए 50% से ज़्यादा, कुल वेद मतों से आधे से ज़्यादा यदि किसी के पक्ष में मत आते हैं तो उसे क्या कर दी जाती है भाई? जीत घोषित कर दी जाती है। और यदि फर्स्ट वरीयता में नहीं आता है तो उसके लिए कौन सी वरीयता खोली जाती है? द्वितीय वरीयता खोली जाती है। यह था आपका वोट देने का तरीका। अब देखो जो विधायक हैं और सांसद हैं इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो देखो सबसे पहले विधायिका या विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य है ना, विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य विधानसभा के, सभी राज्यों के अलग अलग निकाले जाएंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस पूरे में 1000 का भाग दिया जाएगा। जैसे वर्तमान में जो जनगणना होती है यानी वर्तमान में जो एक सांसद एक विधायक है उसका मत मूल्य निकालने का जो सूत्र है, तो इसके मत मूल्य की यदि हम बात करें, एक विधायक के मत मूल्य की बात करें तो 1971 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना के अनुसार? 1971 की जनगणना के अनुसार इनकी मतगणना की जाएगी। कौन सी जनगणना के अनुसार की जाएगी भाई? 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी मतगणना की जाएगी। तो 1971 में राजस्थान की जनसंख्या जो थी, सबसे पहले तो मत मूल्य निकालने के लिए कुल जनसंख्या चाहिए ना, तो इसकी जनसंख्या जो थी 2,57,65,806 और विधायक कितने चुने जाने हैं भाई? 200। विधायक कितने चुने जाने हैं? 200। इस पूरे में भाग कितने का देना है? 1000 का। तो इसमें यदि 200 का भाग देते हैं तो संख्या आती है 1,28,000 और 829 है ना। इसका यदि इसमें भाग दिया जाए तो, और भाग कितना? 1000। अब इस 1000 का भाग इसमें यदि दोबारा दें तो इसको नीचे ही लिख देता हूँ, 1000 में इसका भाग देना है तो ये आ गया आपका 1000। 1000 में 1 2 3 पर शून्य लगाए तो कितने हो गए भाई? 128.829। तो ये 50 से ज़्यादा, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? एक विधायक की जो मत मूल्य है वो कितना है? राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है भाई? 129 मत मूल्य है। अब हम जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की सदस्य संख्या होती है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ लोकसभा सदस्य भी 80 हैं, विधानसभा सदस्य भी 401 हैं। तो उसमें 401 का जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या होगी, मतलब विधानसभा सदस्यों का यदि मत मूल्य आपको निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या में किसका भाग दिया जाएगा? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाएगा। राज्य निर्वाचित सदस्यों के विधानसभा में जो भागफल आता है उसमें दोबारा कितने का भाग दिया जाएगा? 1000 का फिर से भाग दिया जाएगा। और 1000 का भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होगा, जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, एक वोट की वैल्यू, मत मूल्य का मतलब एक आदमी की मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल विधायकों की यदि बात करें आप 129 गुणा 200, टोटल के विधायकों की बात करें तो है ना, 129 गुणा 200, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 25,800। मतलब राजस्थान के टोटल जो वोट होंगे, राजस्थान की विधानसभा के टोटल वोट राष्ट्रपति के नाम जो जाएंगे, उनका जो कुल मत मूल्य होगा वो कितना होगा भाई?
25,800 मत मूल्य होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में संसद सदस्यों के जो मत मूल्य निकालना है उसके लिए कौन सा सूत्र है। तो देखो, संसद सदस्यों का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों की इसको मिटा देता हूं, विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत, सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मत, और इसमें भाग देंगे किसका, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। समझ गए। आप देखो, सांसद के जितने, जैसे मान लो राजस्थान की जो विधानसभा है, इस विधानसभा का कंप्लीट मत मूल्य कितना है भाई, 25,800 है। कितना है, 25,800। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मत मूल्य निकाला जाएगा, बिहार का निकाला जाएगा, गुजरात का निकाला जाएगा, आंध्र प्रदेश, जितने भी राज्य हैं वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उनका भी मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा, और सबका इंक्लूड करेंगे तो देखो कितना मत मूल्य आता है। सभी का इंक्लूड करें, वर्तमान की बात करें, जनगणना कौन सी, 1971 की जनगणना के अनुसार 5,44,971 मत मूल्य आता है कुल सभी विधानसभाओं का। ये ना, सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मत कितना हुआ, 5,44,971, और इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे दिया जाएगा। दोनों सदनों में लोकसभा के कितने, 543, राज्यसभा के कितने, राज्यसभा के 545 में से 12 घटा दो तो 245 में से 12 घटा दो तो 233 और 543 हो गए कितने, 776। और यदि 776 को इसमें भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य कितना जाएगा, 702.28। ये 50 से कम है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, 702 माना जाएगा मत मूल्य। अब टोटल मत मूल्यों की बात करें तो इनका ये मल्टीप्लाई हो गया, ये तो इनका हो गया, और इनके बराबरी इनका हो गया, यानी 10 लाख लोग इसमें किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो, या यूं कहें राष्ट्रपति का जो वोट वैल्यू है वो कितनी होगी, इनको 2 से गुणा कर दो या तो, क्योंकि इतना ही तो किसका मत मूल्य है, सभी विधायकों का मत मूल्य है, और इतना ही किसका मूल्य है, लोकसभा सदस्यों का, निर्वाचक का मत मूल्य, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब इन सबको क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब जैसे राजस्थान की बात करें 25,800 ही तो क्या है, इनका मत मूल्य 25,800, इनका 25,800 नहीं होगा, इसका होगा, देखो राजस्थान के मत मूल्यों की बात करें तो 702 गुणा 25, लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 25, तो इसको 25 से गुणा कर दिया जाएगा। तो देखो इसमें इसको 25 से गुणा करें तो क्या होगा, 702 को 25 से गुणा करें, 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल 1 और 7 पंजो 35, 2 दूनी 4 और 0, 7 दूनी 14, 0, 4 और 1 5, 5 और 3 और 4 7, 1, ये हो गए 17,550 और 25,000, ये इनको जोड़ देंगे तो राजस्थान, वैसे सभी राज्यों में लगभग कितने वोट हैं, 10 लाख वोट हैं। अब जैसे मान लो कुल वेद मत इन दोनों को जोड़ो, 5,44,971 तो हो गए सांसदों का मत मूल्य, और 5,44,971 हो गया विधायकों का मत मूल्य, कुल हो गया 2, 7 दूनी 14 की चौको हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10,89,994 मत मूल्य। इसमें से क्या होना चाहिए, भाग 2 + 1, यानी आधे से ज़्यादा यदि उसके पक्ष में आएंगे
तो राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है, अन्यथा फिर क्या होगा, द्वितीय वरीयता क्रम चुना जाएगा। तो देखो इसमें बात करते हैं निर्वाचक मंडल में गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति में, तो आपका वेद मत कितने प्राप्त होने चाहिए उनको, या उस दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितने मत मूल्य चाहिए, कितने वोट चाहिए। तो देखो इस वोट की यदि बात करें हम राष्ट्रपति बनने के लिए, तो न्यूनतम कोटा, मतलब इससे कम वोट होंगे तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, फिर द्वितीय वरीयता क्रम चुना जाएगा। तो देखो न्यूनतम कोटा का क्या सूत्र है भाई, न्यूनतम कोटा बराबर कुल वेद मतों की संख्या, कुल वेद मतों की संख्या प्लस 1। और इसकी बात कर लें तो चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1। ये जो 1 है ये पूरे से प्लस है और ये इस नीचे वाले से प्लस 1। समझ गए। अब हम कुल वेद मतों की बात कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचक में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखो 5,44,973 वोट तो है किसके, संसद सदस्य के, और 5 लाख इतने ही किसके हैं, 44,973 वोट किसके हैं, इसके विधानसभा सदस्यों के। राष्ट्रपति कितने चुने जाने हैं भाई, 1 2, जितने चुने जाने हैं उतना, तो एक राष्ट्रपति चुना जाना है, उसको 1 इंक्लूड कर दो। अब इनको आप जोड़ो तो कितना हुआ, 1 और 1 2, अभी जोड़ भी किया था, 7 और 7 14 को चौको हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 5 और 5 10। इसमें 2 का भाग दिया जाएगा प्लस 1 जोड़ा जाएगा, तो इसमें 2 का भाग 2, इधर दे लो 2 का भाग, 10,89,942। इसमें भाग देना है 2 का, 5 दूनी 10, 8, 4 दूनी 8, उतारा 9, 4 दूनी 8, बच गया 1, 19, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, बच गया 1, उतारा 4, 7 दूनी 14, 2, 2 एकम 2। मतलब इसको कितने वोट मिलने चाहिए भाई, 5,44,973। यदि इसके पक्ष में वोट आते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यदि इसके पक्ष में इतने वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में द्वितीय वरीयता चुनी जाएगी। द्वितीय वरीयता का अभी अब बात कर रहे थे ना, एक व्यक्ति को जितने सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उतने वोट देने का अधिकार है। यदि 5 चुनाव लड़ रहे तो 5 देने का अधिकार है, 4 चुनाव लड़ रहे तो 4 देने का अधिकार है, 2 यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 देने का अधिकार है। ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। और वेतन भत्ते की यदि बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है। प्रश्न आता है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन में ये वेतन कितना है भाई, 5 लाख प्रति माह। इसके अलावा उनको रहना, खाना, मकान, गाड़ी, टेलीफोन, आवागमन, भ्रमण, विदेशी यात्रा, ये सब इनके फ्री रहते हैं। बहुत सारी उन्मुक्तियां हैं। कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का केवल सदन में आलोचना एक आधार पर यदि उन्होंने दुराचार, कपटाचार
भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उस पर आलोचना की जा सकती है। बाकी राष्ट्रपति पर किसी प्रकार की कोई भी आलोचना नहीं की जा सकती। और उसकी मृत्यु के बाद में इसे क्या दिया जाएगा? पेंशन दी जाएगी, आधी पेंशन। इनको रिटायरमेंट के बाद में इनको पेंशन मिलेगी। 5 लाख है तो 2.5 लाख पेंशन मिलेगी इनको। इनकी मृत्यु हो जाए तो इनकी पत्नी को 1,25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इनको दिल्ली में इनका बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है, रहवास के लिए बहुत सारे मकान हैं उसमें। इसके नौकर चाकर, गाड़ी, टेलीफोन, मोबाइल सब फ्री हैं। ये था राष्ट्रपति का ये चुनाव। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको कल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति।